हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 301 और सब्जेक्ट का टाइटल है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आजकल हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे सिलेबस की यूनिट है 2.2.6 और इस यूनिट के हमने इससे पूर्व पिछले 3 न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं और उन 3 न्यूमेरिकल में हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को लिया है और आज हमारा है 4th टाइप का न्यूमेरिकल, चौथा न्यूमेरिकल है जो कि ड्राई कंप्रेशन पर बेस्ड है। और शुरू करते हैं MA 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का चौथा पार्ट। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसमें है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले इस न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल रहेंगे वो बताने जा रहा हूँ। पिछले 3 न्यूमेरिकल में मैंने डायरेक्ट यूज़ किए थे, इसमें मैं आपको एक बार पुनः सारे न्यूमेरिकल को एक बार बता रहा हूँ कि इसमें कैसे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो टोटल हीट निकालते हैं हम स्मॉल h, वो निकालते हैं हम लिक्विड हीट एट लिक्विड प्लस ड्राइनेज फ्रैक्शन और उसके बाद लेटेंट हीट एट दैट पॉइंट जिसको बोलते हैं HFG। लेटेंट हीट को हम अगर लिक्विड हीट से जोड़ दे दें तो हमारे पास वेपर हीट आती है Hg, जिसका फार्मूला होता है HF प्लस HFG अगर ड्राइनेज फ्रैक्शन 1 है तो। ठीक है, अगर ड्राइनेज फ्रैक्शन 1 है इट मीन्स वेपर टोटली ड्राई है, तो हीट का फार्मूला हो जाएगा HF प्लस HFG और ये होगा Hg के बराबर। तो दूसरा जो फार्मूला है इसमें वो इसी का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, H बराबर HF और X प्लस X मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में Hg माइनस HF। तो कितनी बार क्या हमें न्यूमेरिकल में या तो लेटेंट हीट दी होती है या हमें वेपर हीट दी होती है या हमें लिक्विड हीट देती है। तो वेपर में से लिक्विड हीट अगर डिफरेंट करेंगे हम घटाएंगे तो हमारे पास HFG आ जाती है। एंट्रोपी जो है उसका भी टोटल एंट्रोपी के लिए हम फार्मूला यही काम में लेते हैं। एंथैल्पी के जैसे ही सेम का सेम फार्मूला है SF प्लस X मल्टीप्लाइड बाई SFG, एंट्रोपी लेटेंट हीट वाली। और इसी तरह चौथा फार्मूला है S बराबर SF प्लस X SG माइनस SF। और COP का जो फार्मूला इसमें है वो जो हम लगातार काम में लेते आ रहे हैं और इसका मतलब होता है COP मतलब प्रशीतन गुणांक और इसका फार्मूला होता है प्रशीतन प्रभाव जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। R मतलब रेफ्रिजरेटिंग, E मतलब इफेक्ट और WD मतलब वर्क डन बाय द कंप्रेसर। तो यहाँ पर संपीड़ित द्वारा किया गया कार्य। तो ऊपर हम लेते हैं प्रशीतन प्रभाव, कितनी कूलिंग हुई है, और कंप्रेसर के रूप में हमने इनपुट में कितना कार्य किया है। और इनको अगर हम pH डायग्राम से अगर देखें इसमें तो pH डायग्राम में हम क्या लेते हैं COP बराबर, ये हमारा इवेपोरेशन वाला रेफ्रिजरेंट इफेक्ट में एंथैल्पी का प्रोसेस है 1 to 2। तो यहाँ पर एंथैल्पी का डिफरेंस आ जाएगा 2 - 1 H2 - H1 और वर्डन बाय द कंप्रेसर, कंप्रेशन प्रोसेस 2 से 3 है तो कंप्रेसर वर्क आ जाएगा H3 - H2 क्योंकि कंप्रेशन के पश्चात हीट ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर H3 पहले लेंगे फिर उसके बाद H2 लेंगे। तो इस तरह से ये 5 फार्मूले इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है एक रेफ्रिजरेटर जो है ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। The vapor is dry at the end of adiabatic compression. There is no undercooling and evaporation is by throttle valve. It means इस प्रोसेस में अंडर कूलिंग नहीं है और हम एक्सपांसन प्रोसेस करेंगे थ्रोटल वाल्व से
और इसमें आपको जो डिटरमिन करना है, कैलकुलेट करना है, वो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बोलते हैं COP। और एक निकालना है पावर ऑफ कंप्रेसर टू रिमूव 180 किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ पर 180 किलो जूल पर मिनट हीट को रिमूव करने के लिए कंप्रेसर की पावर निकालनी है। तो न्यूमेरिकल से पहले हम एक बार पुनः इसकी प्रॉपर्टी जो दी हुई है उसको स्टडी करते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी दी हुई है दोनों तापमान पर दी हुई है, -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -77 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर जो एंथैल्पी दी हुई है, लिक्विड एंथैल्पी दी हुई है -7 पे -30, और लेटेंट हीट जो दी रखी है इस पर वो है 1298 किलो जूल पर किलोग्राम। और इसी तरह 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दे रखी है 115 और 1173। और इसी तरह एंट्रोपी लिक्विड और एंट्रोपी वेपर दोनों तापमान पर इसमें दी हुई है। तो हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले हम pH चार्ट की स्टडी करते हैं। इसमें हमने पूरे प्रोसेस को एक pH चार्ट पर दिखाया है, TS चार्ट पर दिखाया है। इस पर pH चार्ट या TS चार्ट दोनों में से किसी एक चार्ट पर हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर TS चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ये लिक्विड लाइन है, ये वेपर लाइन दिखा रखी है, और लिक्विड और वेपर के बीच में हमारा प्रोसेस साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और बिंदु संख्या 1 से 2 के बीच में एवेपोरेशन है, 2 से 3 के बीच कंप्रेशन है, 3 से 4 कंडेंसेशन और 4 से 1 थ्रोटलिंग या एक्सपांसन प्रोसेस है। और 2 से 3 जैसा कि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो यहाँ पर TS डायग्राम में स्ट्रेट लाइन दी है। और 4 से 1 एक्सपांसन प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है तो यहाँ पर कर्व लाइन शो की हुई है। इसमें जो कंप्रेसर वर्क जो होगा वो पूरा का पूरा ये एरिया होगा, 1 2 3 4। अगर मैथमेटिकली देखें तो 1 2 3 4 कंप्रेसर वर्क है। और 1 से 2 का नीचे पूरा रेक्टेंगल जो दिखा रखा है ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। और ये 2 टेम्परेचर के बीच में जो हमारा न्यूमेरिकल है जो साइकिल वर्क करती है -7, इसमें 273 हमने जोड़ दिया तो ये आ जाता है 266 केल्विन। और 27 में 273 ऐड करने पर हमें 300 केल्विन प्राप्त होते हैं। तो हम केल्विन में चेंज कर लेंगे दोनों को, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, और इस साइकिल पे हम दिखा देंगे। हायर टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है, लोअर टेम्परेचर है 266 केल्विन। तो शुरू करते हैं। हमें जो दिया हुआ है वो T3 और T4 जो टेम्परेचर है हमारे दोनों बराबर है, T3 = T4, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर T3 T4 300 केल्विन है, T1 T2 266 केल्विन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पर जो कंप्रेशन का है वो 1 है, क्योंकि ये ड्राई कंप्रेशन का न्यूमेरिकल है तो यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है। हमें COP निकालने के लिए क्या करना होगा? COP के लिए हमें फार्मूले पर आते हैं। COP का फार्मूला होगा रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट हमें इवेपोरेशन प्रोसेस से प्राप्त होगा और इसका फार्मूला होगा बिंदु संख्या 2 पर जो एंथैल्पी है माइनस बिंदु संख्या 1 पर जो एंथैल्पी है, उन दोनों का डिफरेंस से हमें रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट प्राप्त होगा। वर्क डन जो प्राप्त होगा हमें बिंदु संख्या 3 जो कि कंप्रेसर का एंड प्रोसेस है, और बिंदु संख्या 2 पर जो प्रोसेस है यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो कंप्रेसर का इनलेट है, सक्शन है, तो H2 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। जब तक इनका मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हमें COP प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले हम H3 ज्ञात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस प्रोसेस में साइकिल में बताया था कि यहाँ पर जो प्रोसेस है H4 से लेके H1 तक ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। तो यहाँ पर H3 जो हम निकालेंगे वो है HF3 के इक्विवेलेंट होगा ये, प्लस HF3। तो ये H3 की वैल्यू है यहाँ पर, ये Hg की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ये वेपर को टच कर रही है, इट मीन्स यहाँ पर Hg निकालेंगे। और Hg के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लिक्विड हीट प्लस लेटेंट हीट हायर टेम्परेचर पर दोनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पर वही किया हुआ है, और यहाँ पर जो किया हुआ है वो है
HF3 प्लस HFG3 दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 1288 किलो जूल पर किलोग्राम H3 की हीट प्राप्त होती है। और H1 जो प्राप्त होता है हमारे को वो बिंदु संख्या 4 पर जो हमें लिक्विड हीट प्राप्त होती है वो कि वही यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। बिंदु संख्या 4 पर यहाँ पर लिक्विड हीट है ये कि ये कांस्टेंट एंथैल्पी है, तो यहाँ पर H1 HF3 के बराबर होगी जो कि 115 किलो जूल पर किलोग्राम है। अब हमें दो एंथैल्पी हमने प्राप्त कर ली है, बाकी H2 की जो एंथैल्पी हमें यहाँ पर बिंदु संख्या 2 पर ज्ञात करनी है। अब ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिंदु संख्या 2 पर रेफ्रिजरेंट की जो स्थिति है वो वेट है और ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है ये हमें ज्ञात नहीं है। इसके लिए हमें एंट्रोपी को कांस्टेंट मानते हुए, जैसा कि कंप्रेशन में एंट्रोपी कांस्टेंट है 2 से 3, तो S2 बराबर S3 करते हुए यहाँ पर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन बिंदु संख्या 2 पर निकालना होगा। तो यहाँ पर SF2, यहाँ पर जो SF2 है वो लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड एंट्रोपी प्लस X2 हमने बिंदु संख्या 2 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन मान लिया है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और SFG2 इसकी वैल्यू हम रख देंगे टेबल से। और SG3 ये बिंदु संख्या 3 पर एंट्रोपी देख लेंगे हायर टेम्परेचर पर। इनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम निकालते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, और ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारे पास आता है 0.91 नीचे। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा आता है 0.91, तो 0.91 हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन आता है यहाँ पर। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। इससे हम बिंदु संख्या 2 पर एंथैल्पी निकालते हैं और ये आती है बिंदु संख्या 2 पर लिक्विड हीट कितनी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमने अभी निकाला और इसमें लेटेंट हीट में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1151 किलो जूल पर किलोग्राम एंथैल्पी आती है। और ये चारों मान हमें प्राप्त होने के बाद हम COP में इनका वैल्यू रखने पर हमारे पास COP आती है 7.57। जब कैलकुलेट आप करेंगे तो हमारे पास COP की वैल्यू आती है 7.57। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है पावर ऑफ द कंप्रेसर। और इसके लिए हमें हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड वो हमें दी हुई है 100 किलो जूल पर मिनट। और मास ऑफ रेफ्रिजरेंट हमें निकालना पड़ेगा, मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड पर मिनट। और इसके लिए हमें रेफ्रिजरेटिव वेक्ट जो हमें हीट रिमूव करनी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से। तो ये जो आएगा वैल्यू वो मास फ्लो रेट की आएगी 0.174 किलोग्राम पर मिनट। ये हमारी मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट की 0.174 किलोग्राम पर मिनट। मास फ्लो रेट ज्ञात होने के बाद हमें टोटल वर्क डन बाय द कंप्रेसर पर मिनट निकालना होगा। और ये मास फ्लो रेट को हमें कंप्रेसर वर्क जो डिफरेंस है एंथैल्पी डिफरेंस कंप्रेशन वर्क का H3 - H2, इस डिफरेंस को हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 23.81। और ये जो वैल्यू है ये आती है हमारे पास किलो जूल पर मिनट में। हमें इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर सेकंड। और जैसा कि आप जानते हैं जूल पर सेकंड वाट होता है, इसे हम वाट से भी जानते हैं। तो हमारी जो यूनिट आएगी इसकी कंप्रेसर वर्क की वो आती है किलो वाट। किलो जूल पर सेकंड या किलो वाट दोनों टर्म एक ही हैं। तो इसमें हम 23.81 डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कंप्रेसर वर्क आता है 0.397 किलो जूल पर सेकंड और किलोवाट। तो इस तरह से जो हमारी पावर है वो निकल जाती है 0.397 किलोवाट। और इस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल में जो हमें ज्ञात करने थे दोनों वैल्यूज़ हमें प्राप्त हो जाती हैं। और एक वैल्यू हमने प्राप्त की है COP और दूसरी वैल्यू प्राप्त की है हमने पावर ऑफ कंप्रेसर। COP की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि COP का फार्मूला होता है रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर वर्क, दोनों की एक यूनिट होती है। तो हमारी COP यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये हमने सोल्व कर लिया है। और इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं।
इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे, और इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।